है और उसे पलट दिया गया है तो उसमें एयर है, तो एक गैस जार लो और उसको पलट दो दूसरे जार में, ब्रिम टू ब्रिम, माउथ टू माउथ। इस तरीके से अगर मैं पलट दूं और इसमें एयर है और इसमें NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वैसे इसको क्या कहते हैं, NO2 को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, विच इज ब्राउन इन कलर, इसका कलर ब्राउन है। अब एयर का तो कोई कलर नहीं होता है, दैट इज कलरलेस। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ब्राउन कलर इज सीन, तो ये कलर इसमें भी आ जाता है, ब्राउन कलर। तो इसको क्या कहोगे, ये कौन सा फिनोमेना है? दैट इज स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस या मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, ऐसा एयर और गैस में होता है, मालूम है, लिक्विड एंड गैस में, मालूम है? यस सर। ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट देखो, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him। अगर कॉइन उछालो और पीछे गिर जाए, इससे क्या मतलब है? ट्रेन मूव तो कर रही है, जैसे एक्सेलरेट, क्योंकि जो सिक्का है वो एक्सेलरेट नहीं किया, वो तो वहीं का वहीं उसी स्पीड से गया, लेकिन आपकी ट्रेन अगर बहुत तेज चली गई तो पीछे गिरेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? तो ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग। और अगर आगे गिर जाए तो रिटार्डिंग हो जाएगा। क्या? ब्रेक्स आर अप्लाइड। नाउ नेम द प्लास्टिक्स इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ ग्रीन टोमेटो सो को रेड बना दे, उसे क्या कहेंगे? वो कौन सा प्लास्टिक है? रोडोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसी चीज को क्या करता है? कलर देता है। कलर देता है। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर एक है कि जैसे कई चीजें होती है, प्लास्टिक कितने तरीके के होते हैं? एक ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या कलर होगा? क्रोमोप्लास्ट ये कलर देता है और ये कलरलेस है। ये प्लास्टिक्स ये क्या इन प्लांट्स में पाए जाते हैं और ह्यूमन में नहीं पाए जाते हैं। तो प्लास्टिक में अगर क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा? या क्लोरोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट है, नाम ध्यान रखना, नहीं तो क्रोमो क्लोरो में अलग अलग कंफ्यूजन कर जाओगे। ये ग्रीन कलर देता है। और रोडोप्लास्ट दैट इज रेड, और फेरियोप्लास्ट ब्राउन। ठीक है। अब देखो, तो हमारे केस में ये रोडोप्लास्ट है। नेक्स्ट इज लिस्ट 4 रीजन टू सपोर्ट दैट वाटर इज अ कंपाउंड। तो ये बताना है लिस्ट 4 रीजंस कि वाटर कंपाउंड है। ओके, एंड नॉट ए मिक्सचर। वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। तो ये देखो सर, वाटर में कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दो और 2 इलेक्ट्रोड कर दो। जैसे ऐसी बात कर रहा हूँ, इसमें पानी भरो इसमें और 2 रॉड डाल दो, और 2 रॉड को क्या करो, ये इसमें इन्वर्टेड प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब डाल दो, इसमें सेल लगा दो, ऐसे तो इसमें क्या होगा बताओ? ऐसा करने पर इसमें कौन सी गैस निकलेगी? तो एक में H2 गैस आएगी और दूसरे में क्या कौन सी आएगी? O2 थोड़ी होगी और
H2 क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि अगर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ दिया जाए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो 2H2 बनेगा, क्योंकि यहाँ H2O H2O में है ना, और प्लस O2। तो इससे पता चलता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस रहती है। एंड इट्स ऑर्डर, टेस्ट, कलर, टेक्सचर इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह पानी एक जैसा ही है, सो इट इज ए कंपाउंड। ठीक है, इट रिमेन्स इन सेम फेज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सो इट इज कंपाउंड। क्योंकि जो कंपाउंड है वो वैसे का वैसा ही रहता है। समझ में आई बात? इसको बताएं क्या वीडियो से? बोलो कार्तिक। कि अगर हमने इसमें डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें गैस का बबल उठेगा, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो दैट यू कैन सी, मैं फिर भी दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। ना अब देखिए, electrolysis of water. So let us see. मान लीजिए ये दिखा, देखो इसने क्या किया, वाटर ले लिया और वाटर लेने के बाद इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। तो इसने क्या किया है कि गैस के लिए 2 पॉलीथीन ले ली और इसके अंदर का पानी भरा है इस डिब्बे में, और 2 कोई लोहे का कील डाल दिया, नेल। तो उससे क्या होगा, उसमें से गैस निकलेगी। नेल डाल दिया और ऊपर बोतल के मुंह में पॉलीथीन लगा दी। क्या तो पॉलीथीन लगा दी तो ये पानी खत्म हो जाएगा। देखो इसमें एक में ज्यादा गैस है, किस में ज्यादा गैस? H2O होगा। जिसमें ज्यादा फुल है वो क्या है? H2। और सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, एक सेल लो और 2 नेल में डालो, नहीं तो 2 तार ही डाल दो, तो दोनों में बबल निकलने लगेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये होता है। चलेंगे, किसमें H2 जाएगा, किसमें O2 कैसे पता? ये H2 H+ होता है, तो माइनस वाले में H+ जाएगा और प्लस वाले में क्या जाएगा? O2 जाएगा। तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके ना, अब देखिए ये हवा में उड़ भी गया, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की होती है क्या? Yes, sir. तो देखो हवा में उड़ गया। तो ये चीज हो गई। तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया। तो हाउ वाटर इज कंपाउंड, वाटर कैसे कंपाउंड है? सो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 2:1 ratio, so it is compound। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग किए जा सकते हैं? नहीं। सो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सर 2 की जगह 8 नहीं होगा सर वहाँ पे? नहीं, ये बाई मास नहीं है, ये बाई वॉल्यूम है। ये जो रेशो है ये किस तरीके से है? ये बाई वॉल्यूम, मतलब 1:8 जैसे होता है ना, बाई मास है। तो वो मास का है, और वॉल्यूम का मतलब है कि कितनी जगह लेते हैं। तो जैसे रुई ज्यादा जगह लेती है, लेकिन क्या उसका मास ज्यादा है सोने से? तो मास, वॉल्यूम अलग चीज हो गई। एयर बहुत जगह ले रही इस कमरे में, लेकिन इसका मास तो कुर्सी से ज्यादा नहीं है। इस तरीके से, तो बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, सो H2O is compound in solid, liquid and gas।
जो नेचर है ऑफ H2O डज नॉट चेंज। अगर मान लो बर्फ भी चूसते हो तो क्या आपकी प्यास बुझ सकती है? यस सर। हाँ, और स्टीम अगर इनहेल करोगे तो भी आपको पानी की कुछ कमी कम हो जाएगी, है ना? Yes, अगर sir. तो चाहे पानी पे तो है तो सब वाटर ही ना। तो इसलिए नेचर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, सो इट इज कंपाउंड। इररिस्पेक्टिव, अगर आप मार्स पे चले गए तो कहीं पर भी चलेगा, पानी है तो क्या उसका वही टेक्सचर होगा? यस सर। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, तो नेचर, इसको तो पॉइंट्स में लिखना था ना। हाँ टेक्सचर अलग अलग पॉइंट ही हैं, ऑर्डर जो भी है, कलर, ठीक है, ऑफ वाटर, टेस्टलेस तो है ही है। यस सर। सो जो भी है नेचर और टेक्सचर, कलर कलरलेस है, ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। ये सारी चीजें जो इसे क्या बनाती हैं? कंपाउंड बनाती हैं। सो इट इज कंपाउंड। अब देखिए now next is okay, a man weighs 600 Newton on the surface of Earth, तो उसका मास मून पे क्या होगा? 5th। so weight on moon, क्या ये 1/6 weight on Earth होता है तब? यस सर। तो अगर वो 600 न्यूटन अर्थ पर है तो उसका मून पे कितना वेट होगा? 100। सो हिज वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इज 100 सही है। 6th, show the location of meristematic tissue in a plant diagrammatically. Which meristem is responsible for transformation of stem into a trunk? तो इसकी पहले पोजीशन दिखा दो कि कहाँ कहाँ होते हैं। सर 600 कहाँ से आया? कह रहा है 600 न्यूटन उसका वेट है, वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ। अगर तुम 60 किलो के हो तो तुम्हारा वेट कितना है कहाँ पर? धरती पर? 60 ही है। ये ठीक बता रहे। क्यों इन्हें कैसे पता कि 60 है? क्योंकि ये W इज इक्वल टू mg जानते हैं, इन्होंने 60 into 10 कर दिया, तभी तो 600 न्यूटन बताया। नहीं तो कोई 60 को 60 ही बता दे, है ना? कैसे ये जान सके कि अगर मान लो कोई चीज 1 किलो की है तो उसका वेट 10 न्यूटन है कि नहीं? हाँ यस सर। जैसे मान लो आप 40 किलो के हो, 40 के तो हो गए, 40 या 400 हैं 400 न्यूटन आपका वेट है। जी को अगर 10 ले तो ऐसे ही कोई 60 केजी का आदमी तो उसका कितना वेट हुआ? ये फार्मूला पता है? W इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू ms से ही तो आया है। F की जगह W लगा दिया और A की जगह G लगा दिया, ठीक है? तो अगर ये 600 न्यूटन यहाँ पे तो मून पे उसका कितना वेट होगा? वेट तो बदलता रहता है, न्यूटन। दैट इज 100 न्यूटन होगा। अब नेक्स्ट देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं? क्या टिप पे होते हैं, शूट पे? सर ग्रोइंग आप पार्ट। इस ग्रोइंग पार्ट्स में होते हैं, इसके इस पार्ट में भी रह जाते हैं क्या? यस यहाँ पे भी रहते हैं तो, और यहाँ पे भी रहते हैं यस सर। इंटर कैलरी पोजीशन पर, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसी से तो नई ब्रांचेस निकलती हैं, Yes, तो sir. इसको क्या कहते हैं? एपिकल। इंटर कैलोरी एंड लेटरल। इंटर कैलरी और लेटरल। तो अब वो कह रहा है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कि इनटू ए ट्रंक व्हेन इट ग्रोज इनटू ए ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेम, यही है इंटर कैलरी, इससे नई ब्रांचेस निकलते हैं, Yes, ठीक है? तो इंटर कैलरी टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल। सही कौन सा क्वेश्चन है? 6 में तो कुछ और। हम लोग 7th कर रहे, पहले 7th करो चलो।
intercategory meristem is responsible for growing of stem into trunk. ट्रंक का मतलब तना, बहुत मोटा ऐसा होता है। अब देखिए एक इसको चेक कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, यही किसी चीज की ग्रोथ को बढ़ाता है ना। तो सब ब्रांच इंटरकैलरी होगा। अगर मान लो ये है न्यू ब्रांच, तब तो हम इंटरकैलरी कह रहे हैं, कह रहा है ब्रांच को पर ट्रंक, ये तो ट्रंक बोला है, है ब्रांच ना? नहीं बोला। मतलब स्टेम यानी टहनी को ट्रंक बनाना चाहता है वो, नहीं? तो मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी चीज की मोटाई बढ़ाता है। मैं इससे पूछ लेता हूँ, क्या लग रहा है? लेटरल लग रहा है ना? सो which meristem tissue is responsible for transformation of stem into a trunk when it grows into a tree? वेस्कुलर कैम्बियम बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग वेस्कुलर बंडल देखें तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा, और भी आंसर देखना तो नहीं, ठीक है, लेकिन बट इसका जो आंसर है ना, वो हम लोग वेस्कुलर बंडल को काट के देखें तब पता चलेगा। वेस्कुलर कैम्बियम बता रहा हूं। वेस्कुलर कैम्बियम, अब हम लोग देखें बुक को, बुक में मैं दिखाता हूँ कि कैम्बियम कहाँ पर है, तब आपको पता चलेगा, है ना? तो ये देखो, इसमें वेस्कुलर बंडल तो आपने देख लिया, और वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम कहाँ पर था? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम, ये जाइलम है, अंदर जाइलम होता है, पानी ले जाता है, फ्लोएम खाना ले जाता है, उसके बीच में क्या कैम्बियम है? तो वेस्कुलर बंडल में जो चीज होगी वो कैम्बियम होगा। ये जो बीच में है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम, तो वो किसके लिए है? इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज रिस्पांसिबल, तो ये तनी को काट दिया, जाइलम में फ्लोएम और ये बीच में, समझ नहीं बात की नहीं? तो वेस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पांसिबल। ये बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम लिखा है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? कैम्बियम भी तो ग्रोथ करता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पांसिबल फॉर, देखो वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेम इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ दिव्या मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, उससे डिस्कनेक्ट करके, इसकी चार्ज खत्म हो गई। सर अभी 6:05 है। ओके, सर 10:30 तक चलेगी ना क्लास? हाँ 10:30 तक चलेगी। हाँ। सीधा आ रहा है? दिव्या, एम आई ऑडिबल? अच्छा, आवाज तो नहीं आ रही। अपना पकड़ अपने से डिस्प्ले से चेंज हो जाएगा, दोनों से पुराना आ जाएगा। ओके, नाउ so now see दिव्या,
वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ बीच में क्या होता है? वैस्कुलर कैम्बियम। हाँ देखो, इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पर जाइलम होगा और यहाँ पीछे फ्लोएम। और पीछे में फ्लोएम होगा, बीच में क्या होगा? वेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ये फ्लोएम है और जो बीच में होगा वो क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रोथ ऑफ स्टीम एंड ट्रंक। तो ये चीज लिख लो, जाइलम अंदर में जाइलम और ये फ्लोएम और ये वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्यों कहते हैं पवन? इस पूरे का नाम क्या है बताओ? ये क्या है? वैस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू है ये, वेस्कुलर सब वेस्कुलर टिश्यू है, ये वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें स्पेस हो। ये सही कह रहे हैं। वेस्कुलर का मतलब है कि जैसे हम लोग की कार्डियोवेस्कुलर ये सिस्टम है, जो चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर उसको कहते हैं वेस्कुलर। संवहन बंडल, ट्रांसपोर्टेशन। वेस्कुलर का क्या मतलब होता है? जो चीज ट्रांसपोर्टेशन करे। तो क्या इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करती है चीजों को? क्या जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करती है और फ्लोएम खाने को करती है? तो इसलिए इस बंडल का क्या नाम है? ये एक वेस्कुलर टिश्यू है और इस पूरे बंडल को क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल। मतलब ये पूरा मिला दो तो क्या बन जाए? क्या बंडल बन जाए? और सिर्फ इसी को बोलोगे तो क्या वेस्कुलर टिश्यू है? सिंगल को बोलोगे वेस्कुलर टिश्यू है। और जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेगा तो क्या कैम्बियम बड़ा होता जाएगा और ये दोनों दूर होते जाएंगे और इस तरीके से इसकी गर्थ या मोटाई बढ़ती चली जाएगी। सो वेस्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज कन्वर्जन ऑफ ए स्टेम इनटू ए ट्रंक। रिपीट करो। बहुत अच्छा, कितना अच्छी बात है, बड़ी बात बोलो। The vascular cambium merismatic is responsible to develop a stem into trunk. है ना? चलिए, इतनी बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन देखो। हम लोगों ने 6th क्वेश्चन नहीं किया है। दिव्या समझ में आ गई बात? वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ होता है? अब देखिए, ठीक है। 6th देखो, state one feature that is similar and one feature that is dissimilar with respect to mitochondria and plastid। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या चीजें होती हैं? सर उन दोनों में वो डीएनए न्यूक्लियस होता है और वो अपना डीएनए बना सकते हैं, अपनी हाँ। खुद की कॉपीज बना सकते हैं और सही अपने है। राइबोसोम्स बना सकते हाँ, सो माइटोकॉन्ड्रिया हैं। क्या? and plastids have their own डीएनए कॉपी होगी तो अपना प्रोटीन बना सकेंगे। और प्रोटीन बनता कहाँ है? क्या आरएनए पर? RNA। राइबोसोम, सॉरी, राइबोसोम। सो बोथ कैन सिंथेसाइज। सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है। हाँ, लेकिन इनके पास भी जो क्रिस्टे होता है फोल्डेड पोर्शन, उस पे ही बना लेते हैं। सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्रोटीन। प्रोटीन की बात करो, डीएनए प्रोटीन बनाता है। फूड तो हम लोग बाहर से खा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ये सब बन जाएगा, ये चीजें हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल। ये तो सिमिलरिटी हो गई। ब्रेक्स डाउन, ये किसको ब्रेक डाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट टू रिलीज एनर्जी। यही है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। इसी को तो तोड़ देता है, CO2 और वाटर ना। माइटोकॉन्ड्रिया में तो टूटता ही है टू रिलीज एनर्जी। और प्लास्टिड क्या करता है बताओ? अभी प्लास्टिड के बारे में पीछे बताया है। प्लास्टिड प्रोवाइड्स कलर ना, ये क्या करेगा? कलर। और क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट को हार्नेस करता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस भी कराता है। तो लेकिन हम सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में नहीं कहेंगे। प्लास्टिक प्रोवाइड कलर टू प्लांट, यही दोनों में ये डिफरेंस है। और ये क्या है?
सिमिलरिटी डिफरेंशिएट में तो ये भी सकते हैं ना, बोलो, और? प्लांट एंड प्रेजेंट इन एनिमल ऐसे कर सकते हैं ना। ये लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ व्हाइल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन plants and animal both while plastids are present in प्लास्टिक किस में होते हैं प्लांट्स में यस सर ये भी एक डिफरेंस हो गया। 8th देखो ना तो जैसे किसी में क्या होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया ये है और इसमें छोटे छोटे जो होंगे वो प्लास्टिक्स होंगे, दोनों में फर्क है तो आपको पता लगा लेना चाहिए कि इन दोनों में क्या फर्क है। ये देखो ये क्या इसे पहचान सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है प्लास्टिक्स का? सर ये प्लास्टिड ग्रीन का ये राइबोसोम है प्लास्टिक। एक बात- अच्छा हो सकता है ये प्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स कैसे पता नहीं चल रहा है। राइबोसोम तो लग रहा है ये मुझे, ये सर, राइबोसोम तो yellow है। राइबोसोम येलो येलो, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन से ये रेड वाले। और ये जो है ना ये क्या, ये लाइसोसोम है, ये राउंड वाले क्या है लाइसोसोम। और ये क्या है बताओ, क्या ये प्लास्टिक से ग्रीन कलर वाला? यस सर। सर कौन सा देख लो ये प्लास्टिक है, सर मैंने भी ग्रीन वाला कर ग्रीन वाला प्लास्टिक हो रहा था ना। हाँ हाँ तो ये ग्रीन वाला प्लास्टिक है और ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया टूटा हुआ भी है, ये क्रॉस सेक्शन, ये न्यूक्लियस है। भाई साहब प्लास्टिक कहाँ है और माइटोकॉन्ड्रिया? सही बात है खाली माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है टमाटर कौन सा बताओ? क्यों नहीं पता है? बताया तो जा रहा है कि एनर्जी नहीं रिलीज करता है, जो खाना खाता है उससे एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिक्स क्या करता है? कलर देता है। ये वैक्यूल है, ये सर कौन सा है? सर माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है? ये रेड और ये वैक्यूल है, ये रेड है। ये क्या है? गॉल्जी अपैरेटस नहीं गोल्जी ऑपरेटस तो ये है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें स्मूथ कौन सा है, रफ कौन सा है? सर जिसमें येलो नहीं है वो स्मूथ है और जिसमें है वो रफ ये जिसमें बैठा हुआ है ये वाला। ये रफ है और जिसमें नहीं बैठा है वो स्मूथ है। बोलो इसमें कौन सा है वैक्यूल? तो वैक्यूम वैक्यूल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? जिसमें राइबोसोम बैठा है, जिसमें नहीं बैठा है ये, जैसे ये रफ है ये स्मूथ है। स्मूथ में क्या बनता है? तेल, लिपिड, फैट। और रफ में क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी बढ़ती है और तेल से क्या होता है? फैट से इंसुलेशन। हम बाहर के एटमॉस्फेयर से इंसुलेटेड है, ठंड में भी हम गर्म रहते हैं कि नहीं? अब बताओ स्मूथ में क्या बनता है? तो स्मूथ में प्रोटीन बनता है। आप सुन ही नहीं रहे तो बता क्या पाओगे? सर फैट सर, फैट बनता है और ये बता देंगे। बोलो स्मूथ में क्या बनता है? और रफ में प्रोटीन बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्लास्टिक क्या करता है? क्यों नहीं पता है? प्लास्टिक कलर नहीं दे रहा, अभी ल्यूकोप्लास्ट और सारा बताया था, सब कलर नहीं दे रहे थे। रोडोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कलर देता है ना। समझ में आई बात कि नहीं? सर फोटोसिंथेसिस वैक्यूल क्या करता है? फूड को स्टोर करता है और वेस्ट को भी। समझ आई बात? फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिक करता है। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। प्लास्टिक का काम है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, सोलर एनर्जी को लेके सब कुछ लेके, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तोड़ता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिक के अंदर खाना बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? खाने को तोड़ देता है। प्लास्टिक से सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में खाना बनेगा। समझ आएगा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखिए
ना दिव्या, इसमें आप देख लो, इसमें कई चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये क्या है, ये पोर्शन, ये दिस इज प्लास्टिड। ये जो ग्रीन कलर का है, न्यूक्लियस गिर गया, ये प्लास्टिड है, ठीक है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ। और जहाँ ये है, ये दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, ये रेड वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। दिस इज गोल्जी ऑपरेटस। और यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस अभी हट चुका है, बाकी ये वैक्यूल है। सर हो रहा सर टूटा था। टूटा तो नहीं। चलो अब आगे की बात करते हैं। नौ 6th हो गया। सर एक 8th देखो, स्पून फुल ऑफ शुगर इज एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड स्टीर्ड फॉर a while. State any two observation that you will make. Water does not rise. बोलो। Water does not rise and sugar is completely dissolved. वाटर डज नॉट Rise. हाँ, तो पहला क्या है कि अगर मैं शुगर मिला दूं तो क्या वाटर लेवल बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। उसी में शुगर जो उसके बीच उसी में घुल के जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसी में घुल जाएगी। सो वाटर डज Not नॉट rise. राइज। दिस इंडिकेट्स, इससे क्या पता चलता है? वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दैट मैटर हैज, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them. और दूसरा कैसे मैंने डाला है कि हिलाया भी है, स्टिर भी कर दिया ना, स्टिर से तो कुछ नहीं होगा। शुगर इज कंप्लीटली dissolved to form uniform mixture, यानी इवन कंपोजिशन है ना, यस या मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये चीज 9 distinguish between homogeneous and heterogeneous mixture. Classify the following mixture as homogeneous. Tincture of iodine, आयोडीन का सोल्यूशन, आयोडीन का देखा है? होमोजेनियस। तो इट इज होमोजीनियस। उसको हम लगाते हैं एल्कोहल में, अगर थोड़ा सा आयोडीन मिला तो पर्पल कलर का, तो जहाँ पर आपको वूंड्स है, घाव है, लगा दो, तो उस चीज के लिए होता है। That is- अल्कोहल में मिला के। हाँ सर आयोडीन सॉल्यूट होता है और अल्कोहल हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर। तो टिंचर ऑफ आयोडीन को हम लोग इसी तरीके से मिला देते हैं, आयोडीन रखा होगा। सर पहले हमें डिफरेंस भी देनी है, हैं? हमें डिफरेंस भी देनी है, क्या करनी? डिस्टिंग्विश भी करना है सर बिटवीन डिफरेंस देनी है दोनों। डिस्टिंग्विश कर देंगे। तो क्लासिफाई, स्मोक क्या है बताओ? सर ये सर हेटेरोजेनियस। हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसमें Different स्मोक के बहुत particles सारे हैं। पार्टिकल होते हैं, और स्मोक कहीं कहीं जम भी जाता है, क्योंकि उसको अगर कहीं हो तो डिपॉजिट हो जाएगा ना स्मोक, sir. धुआं कहीं पर अगर बंद में करोगे तो ब्रास में क्या है? होमोजेनियस। Homogeneous. ब्रास एलॉय है तो सर 30% जिंक और 70% कॉपर। हाँ, तो जिंक प्लस कॉपर दैट इज 70%। अच्छा बता रहे हो देवी। और ब्रास अगर कॉपर और टिन मिला दो तो क्या बन जाए? ब्रॉन्ज, कांच से पदक। शुगर सोल्यूशन क्या है? होमोजेनियस। Homogeneous. ना अब लेट अस डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, इनके बीच में हम एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ना
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर भी लिखना कुछ लोग होमोजीनियस लिख के छोड़ देते हैं। सो इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर पहला सीख लो शरबत का और लास्ट लो तो क्या एक जैसा लगेगा? यस सर। तो 30% और 70% जिंक और कॉपर है। हाँ ये इसके लिए है, ऊपर वाले के लिए। ठीक है। सो इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अगर लाइट डालेंगे तो किसमें लाइट दिखेगी और किसमें नहीं दिखेगी? सर heterogeneous में नहीं दिखेगी। हाँ, it does not give Tyndall effect and it will give and it will give gives Tyndall effect। जैसे मान लीजिए डिटॉल हो तो डिटॉल अगर डाल सर, दे लेकिन सर ने बोला था कि जरूरी नहीं है कि होमोजेनियस ना दे, जिससे मिल होमोजीनियस मिल्क थोड़ी ना होता सर है। मिल्क तो हेटेरोजेनियस। नहीं सर, जैसे वो ये बोला देखो, था। ये डिटॉल है। डिटॉल वाटर कैसा होता है? तो ये दो तरीके का मैं वाटर ले रहा हूँ, एक सिंपल वाटर ले रहा हूँ और एक कैसा ले रहा हूँ? डिटॉल वाटर। मान लीजिए ये वो एसोसिएशन में दे दिया था। देखो, अगर मैं एक में नमक डाल दूं और एक में क्या डाल दूं? डिटॉल, तो कौन सा कोलाइडल होगा या हेटेरोजीनियस कौन सा होगा? एक में साल्ट डाल दूं, कॉमन साल्ट, और एक में क्या डाल दूं? तो ये डिटॉल डाल दिया है, तो ये डिटॉल डाल दिया, एक ड्रॉप डाल दूं, हो गया? सेहत के हिसाब से बहुत ज्यादा ही होती है। और एक में कॉमन साल्ट डाल देता हूँ, चाहे अमोनियम क्लोराइड या NaCl डाल दो। ये चाहे NaCl होगा ना कॉमन से। हाँ, तो इसमें नमक डाल देते हैं। तो बता सकते हो होमोजीनियस कौन सा होगा, हेटेरोजीनियस? सर होमोजीनियस नमक वाला होगा सर। और ये टिंडल इफेक्ट भी नमक वाला टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा और डेटॉल वाला दिखाएगा। देख लेते हैं। होमोजेनियस को ठीक। दिखाया था। नाउ लेट अस सी देखिए इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। सब कुछ सर होमोजेनियस है तो दिखाएगा। चेक कर लेते हैं कि इनकी बातों में सच्चाई है। ये सब दिखाएगा। अब ये तो डिटॉल इसमें चला गया, इसको और पतला करने ज़्यादा ही। अब ये तो सॉल्यूशन हो गए। सर इसमें तो डिटॉल ही नहीं है। है थोड़ा बहुत है, उतना ही चाहिए था जितना। अब देखो, ये इसमें लाइट डालना है, तो लाइट डालने पे किसमें दिखेगा किसमें नहीं दिखेगा? सर ऐसे केस में हाँ? सर ऐसे केस में हाँ। वो दिवाली वाला इसको हटाना पड़ेगा ना। ये देखो, अब ये दो सॉल्यूशन है। सर नाउ दीज आर टू सॉल्यूशंस। इसको हम देखेंगे कि किसमें दिखाता है। और किसमें नहीं दिखाता है ना। ये देखो, ये चीज है। अब ये देखिए कि इसमें होमोजीनियस कौन सा है सुधांशु? तो होमोजीनियस वाला तो नमक वाला। तो इसमें मतलब अब देखो थोड़ा डिटॉल मिल गया, या तो कहो तो पूरा पानी ले लो, मैं उसी चम्मच से मिला दिया था। देखो इसमें भी दिख रहा है ना। हाँ, अब इससे अच्छा दूसरा पानी ले ले तब सही होगा, क्योंकि मैंने डिटॉल के ही चम्मच से इसको मिला दिया तो बात बिगड़ गई। ये सर थोड़ा सा सर ये वाला डेटॉल वाला है ना। हाँ,
हमें इसको बिल्कुल पोंछ देना चाहिए जिससे डिटॉल के ट्रेस भी ना रहे, तब तो ठीक रहेगा, वरना ये गड़बड़ करेगा ही। दूसरा ग्लास ही ले लें, तो ये गड़बड़ ही कर देगा। अब देखो ये सही रहेगा। अब इसमें समझ लो नमक मिला हुआ है, नमक मिला नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ मिला है। ये देखो, यस सर। अब देखो, अब आपको लग रहा है कि किसमें दिख रहा है किसमें सर नहीं? उसमें दिख रहा है हेड्रोम। और सब सर डेटॉल डिटॉल में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसका मतलब पानी इम्प्योर है, कुछ पार्टिकल्स होंगे। अगर बिल्कुल प्योर पानी लूंगा ना एसी का डिस्टिल्ड वाटर दिख नहीं रहा। डिस्टिल्ड वाटर, तो फिर नहीं दिखेगा, हाँ, ठीक है। तो और भी अच्छा पानी में डिस्टिल्ड वाटर ही ले लेता हूँ उस एसी का पानी से, उसमें एक भी मिनरल नहीं है, तब सही है। ऐसे करता है। और अगर इसमें भी मिनरल पाया गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बकेट गंदी हो सकती है, डस्ट पड़ती रहती है ना दिन भर। यस सर। हो सकता है अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। क्या अभी भी दिख रहा है? ये दिख ही रहा है। पार्टिकल तो इसका मतलब है कि अगर आप बिल्कुल डिस्टिल वाटर लोगे तो नहीं दिखेगा। आप समझ सर, वाटर रहे का हो? पानी यस सर। वाटर का लिया था, उसमें भी मिनरल्स होते हैं ना, हम लोग उसमें लेकिन इसमें कितना क्लियर दिख रहा है, यस सर। और इसमें थोड़ा दिख रहा है वो गंदगी की वजह से, वरना बिल्कुल ना दिख रहा। वाटर के पानी में नहीं दिख रहा। तो समझ में आ गई बात आपको? तो दैट वी हैव सीन कि किसमें टिंडाल इफेक्ट है और किसमें नहीं। इतनी बात समझ आ गई? होमोजेनियस में टिंडाल इफेक्ट है, सुधांशु की नहीं है। सर नहीं है। So homogeneous में नहीं है। Now Divya, let you also see the thing. तो इसमें अगर हम देखें तो एक में अगर हम देखेंगे then you can clearly differentiate कि किसमें दिख रहा है। ये वाले में दिखना नहीं चाहिए बट दिख रहा है क्योंकि पानी साफ नहीं है। So otherwise टिंडाल इफेक्ट किसमें दिखेगा? इसमें दिख रहा है, दूसरे वाले में दिख रहा है। अब यहाँ से देखो तो नहीं दिख रहा, नहीं तो इसमें दिख रहा है। सो ये हेट्रोजीनियस है और जो जिसमें नहीं दिख रहा है वो होमोजीनियस। अब देखो और कौन सी बात है, थर्ड पॉइंट। और कोई पॉइंट है? इट इज स्टेबल, ये कैसा है? स्टेबल सर पार्टिकल्स आर हाँ, और ये कैसा है? लेस देन 5 अनस्टेबल अनस्टेबल। हाँ, इट्स पार्टिकल्स आर लेस देन particle size is less than 1 nanometer, और जबकि इट्स particle size is more than 1 nanometer। देखो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 10⁻⁻9 मीटर। डेसिमल के आगे 8 0 लगाओ और 1 लिखो तो 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, वो आप देख नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है और कोई चीज? इतने पॉइंट तो ठीक है। सर होमोजीनियस हो जाएगा। फिल्टर Sir, it cannot- इसको इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड by simple filter, it cannot be separated Treated into by its components by filtration. simple filtration. It cannot be separated cannot be particles cannot be separated into its components by simple filtration. yes sir अगर फिल्टर पेपर हमने दिखाया था वो जिससे कोन बनाया था, अगर उससे हम इसे पास करेंगे तो क्या नमक ऊपर रह जाएगा? नहीं सर, नहीं रह सर जाएगा। वो घोला हुआ है। हाँ, सिंपल फिल्ट्रेशन। आज फीस उधर भी जमा कर देना, हमें पैसे की जरूरत है। रावल आप भी सुधांशु हो सके तो जमा कर देना, किसी को देने हैं। ओके, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। और इसमें क्या है कि इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जैसे सैंड इन वाटर है, अगर डिटॉल इन वाटर को कैसे सेपरेट करोगे? क्या माइक्रोफिल्टर से? yes sir ठीक है, बाय माइक्रो फिल्ट्रेशन
सेंट्रीफ्यूगेशन से भी होता है क्या? ब्लड को या मिल्क Yes, को, sir. वो भी सारे तो होते हैं, घुमाते तो कोलॉइड्स में सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, हैं? कोलॉइड्स में होता कोलॉइड्स में सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्टर एक ऐसा होता है, 15 रुपए का एक आता है, उसमें डिटॉल ऊपर रह जाएगा, बहुत छोटे छोटे। तो ये सारे किसके डिफरेंस हो गए ये। तो इसके एग्जांपल भी लिख लो। क्या सॉल्ट इन वाटर, Yes. क्या इन सभी सॉल्ट को पानी में डालोगे तो क्या सब होमोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये सब सॉल्ट है, ये सॉल्ट का टेबल, तो इससे सब होमोजीनियस ही बनेगा। तो कोबाल्ट को भी कोबाल्ट तो मेटल है, मेटल पानी में मिलेगा ही नहीं। मेटल है, नॉन मेटल सीधे पानी में नहीं मिलते तो आपने हैं। बोला सारा सॉल्ट हो, कोबाल्ट कहाँ लिखा है? सिर्फ कोबाल्ट का ही नहीं होगा, कोबाल्ट का सॉल्ट होगा, Nitrate. क्लोराइड होगा कोबाल्ट का। क्या? क्या? Nitrate. नाइट्रेट तो सॉल्ट हो गया। जब सिंगल कोबाल्ट होता तो ना मिलता। साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, और एयर भी हो गया क्या? Yes. कोल्ड ड्रिंक भी हो गया, सोडा वाटर हो गया क्या? समझ आई बात कि नहीं? है सर। अलॉयज, एलॉयज, एलॉयज भी हो गए। यहाँ पर बताओ, मिल्क, Yes, sir. डिटॉल, डिटॉल इन वाटर लिखो। ब्लड, डिटॉल इन Water. ब्लड। देखो ब्लड में भी पाथ दिख जाता है, ये देखो, जैसे ब्लड है ना, दो फिंगर के बीच में अगर मैं इसे कलर करूं तो क्या दिख जाएगा? यस सर। अगर वाइट वाइट हो ना तो और अच्छा दिखेगा। तो दैट इज ये देखो, तो ब्लड ब्लड दिख जाता है ना? Yes, sir. आप देख रहे हो, यस सर। तो ये दिख जा रहा है, Yes, sir. ब्लड का पास दिख जाएगा नहीं? Yes, sir. अब देखो और कुछ हो सकता है क्या? सोप इन वाटर हो सकता है? Yes, sir. हो सकता है। ये सारे कोलाइड हैं क्या? क्योंकि इसके दो पार्ट है, कोलाइड भी है, सस्पेंशन भी है। सस्पेंशन में क्या? डस्ट इन एयर, बोलो। Yes, sir. शॉक इन वाटर, और सैंड इन वाटर, ये चीज। यहाँ तक कि ऑयल इन वाटर भी इसी में आता है, सस्पेंशन, जैसे दूध में भी होता है। सो दीज आर Sir, petrol. पेट्रोल In water. इन वाटर, ये सब भी आ सकता है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओके। Now अकाउंट फॉर योर ऑब्जर्वेशन, एनी टू ऑब्जर्वेशन। शुगर को हमने इसमें डाल दिया तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया और उसमें स्पेस है, तो आपका दो चीज क्या हो गया? ये होमोजीनियस मिक्सचर, क्या उसमें लिखा है? ये कंप्लीटली डिसॉल्व कर Sir, रहा है। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन? एट में आपने कहा था शुगर, सो शुगर को डाल दिया है, तो लास्ट का इसका बी पार्ट देखो। बी पार्ट में कह रहा है अकाउंट फॉर योर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखी? आपने देखा तो कुछ और लिखा है। Sugar is completely dissolved. तो यानी शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर क्या बना रहा है? सर वो काटते हैं। नहीं वो ठीक है, ये बी पार्ट है ना, ऊपर भी ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। सो शुगर इन वाटर इज होमोजीनियस मिक्सचर ना। सर ये बी में लिखना है। हाँ कुछ और लिखा है बी में तो। वो काट के नहीं, यही तो है ना अकाउंट फॉर योर ऑब्जर्वेशन। अब इसके अकाउंट क्या क्या आपने देखा वो बताओ। तो आपने देखा होमोजीनियस मिक्सचर, इट डज नॉट शो, टिंडल इफेक्ट। क्या ये डज नॉट स्कैटर पाथ ऑफ लाइट?
लाइट को बिखराता नहीं है, सो डज नॉट गिव टिंडल इफेक्ट। बोलो। Yes, sir. It is stable and uniform। इतना लिख देना बस काफी। अब देखिए 10th क्वेश्चन, ये 9th का, ये 8th का भी है। Yes. 9th 10th देखो, derive graphically the equation for position time relation for any object traveling in a distance s। तो पोजीशन और टाइम और न बदले कुछ, क्या ut और प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक करो, ये Yes, पोजीशन sir. हो गई और ये क्या हो गया, टाइम। क्या ये दोनों कांस्टेंट हैं? Yes, sir. क्योंकि u नहीं बदलता और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे, ये देखो कि मान लीजिए किसी का इनिशियल स्पीड u है और t टाइम पे इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v। तो दिस इज t और v, x एक्सिस पहले लिखी जाती है कि नहीं, और ये 0 u है क्या, 0 टाइम पे, ये टाइम एक्सिस है, और ये क्या है बताओ, ये वेलोसिटी एक्सिस है क्या, Yes, sir. ये मीटर पर सेकंड है, और ये किसमें है, Time. सेकंड में। अब हमें मालूम है कि जो वीटी ग्राफ होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, बोलो पवन। सर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, सर मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। इस डिस्टेंस ट्रेवल, इसे क्या कहते हैं, जरा देखो, अब पवन आपको समझा दें, आपको नहीं पता इसलिए समझा दें। कोई भी चीज अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ये 10 और ये कितना है, 20। अब 3 सेकंड तक चली, 20 मीटर पर सेकंड चली, 1 सेकंड में कितना चलती है, 20 मीटर, तो और 3 सेकंड चली, तो बताओ कितना चल रही है, 60 चल रही कि नहीं। पहले सेकंड में 20, दूसरे सेकंड में फिर 20, फिर तीसरे सेकंड में फिर 20। अच्छा, मैं अगर इसके नीचे का एरिया कवर कर दूं, ये वेलोसिटी टाइम है, और इधर 20 और इधर 3 है, तो 20 into 3 करूं तो क्या तब भी 60 आएगा। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, सर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, एरिया अंडर मतलब स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस होता है। स्पीड टाइम ग्राफ ही है, तो आप स्पीड टाइम ग्राफ बोल दो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल पर ये फार्मूला है। ऐसे आप एक तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। सो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल। अब आपसे को क्या पूछ रहा है बताओ, डिस्टेंस के बारे में पूछा, तो वहाँ पे डिस्टेंस की बात करें। ये समझ में आया सुधांशु भाई, 20 से चल रहा है और 3 सेकंड तक चल रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ का तो नहीं आ रहा है। Yes, sir. ये लेंथ, ये ब्रेथ हुई, ये लेंथ हुई, तो ये भी वही चीज है। तो जो चलेगा, इसके नीचे का जो एरिया होगा वही तो टी टाइम में चली गई दूरी होगी। Yes. तो अब हम इसको कैसे निकालें। Sir, हाँ, मेरे लास्ट टाइम का मतलब क्या है, इन टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इन टाइम टी अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो, क्या अगर वीटी ग्राफ लीनियर हो तो ये लीनियर हो तो क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर ऐसे ऐसे हो, टेढ़ा मेढ़ा जाए, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चेक करो, क्या जितना चेंज वेलोसिटी में हो रहा उतने टाइम में उतना ही चेंज हो रहा, Yes, sir. तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है Yes, sir. भाई। 1 सेकंड में इतना चेंज, फिर 1 सेकंड में इतना चेंज। तो अगर सेम चेंज, इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल, देन इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Yes, sir. तो ये लीनियर ग्राफ का प्रॉपर्टी होता है ना, वीटी ग्राफ। अब जरा देखो, तो ये लिख दिया इज डिस्टेंस ट्रेवल। तो बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, टोटल इसका निकालो, ओ ए बी सी डी। तो इस पूरे को कलर करना है, तो यही तो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो एरिया कैसे निकालोगे, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे, Yes, तब इसके नीचे का टोटल एरिया आ जाएगा, Yes, sir. क्योंकि इसके नीचे का जो टोटल एरिया है वही डिस्टेंस ट्रेवल है क्या। Yes, sir. अभी यहाँ देखा कि नहीं, तो जैसे भी हो, तो इट इज S इज इक्वल्स टू एरिया ओ ए बी सी, और दूसरा कौन सा एरिया है, क्या सी बी डी। अच्छा, ओ ए बी सी बताओ, ये P है क्या, ये लेंथ, और ये कितनी है बोलो, बताओ पवन। यू U है, तो ये T है, ये U है, तो ये कितना हो जाएगा, यूटी UT। अच्छा, ये फिर कितना है Half है. सर हाफ Half भाई, है, B. पूरा भी है, तो ये कितना हुआ, B minus C. पूरा भी इतना U, B minus C. बताओ वी माइनस यू। पूरा भी है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, और ये U,
तो ये बच कितना गया? v में से ये हटा दो तो कितना बचा? V minus u. v माइनस u, और ये t है, Yes. तो बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 into v minus u to t. इंटू टी। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, क्या कभी आपने ये बात पढ़ रखी है कि a एक्सीलरेशन होता है v माइनस u बाई टी, Yes, रेट sir. ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Yes, sir. Yes. तो बताओ मैं v माइनस u की जगह क्या at लिख दूं? Yes. Yes sir. देख लो, तो इसलिए ये ut सर AC कैसे? चेक करो, v माइनस u t इधर चला हाँ, जाएगा और इंटू टी, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या यही हो गया प्रूफ? Yes, sir. यही करना था ना? चलो. ना। नेक्स्ट इज, दिव्या बात समझ में आई? आगे देखते हैं। ओके, जो इसके क्वेश्चन बचे रहेंगे वो अगले क्लास में किए जाएंगे, और कल के मैथ के जो सैंपल पेपर के बचे हैं वो कल किए जाएंगे। सेम पिछले ईयर के सैंपल पेपर्स हैं। ये लास्ट ईयर के हैं, और भी जो भी सैंपल पेपर मिलेंगे हम एसएसटी का भी सबका करेंगे। अब सैंपल पेपर वाइज करेंगे तो उससे क्या है कि सारे चैप्टर एक साथ कवर हो जाते हैं। सर लेकिन इस बार MCQ आया है। एमसीक्यू का आप लोग भेज दो तो मैं सर और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो तो हटा ही दिया था, हटा दिया है। हाँ सर, यस सर। केमिस्ट्री वाला। अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो देख लेंगे, हटा देंगे। स्टेट द लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ए मूविंग बस स्टॉप्स सडनली एंड फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट, बताओ लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? सर जहाँ सर हमारी बॉडी का मोशन वही साथ में रहता है, बिल्कुल सही सही बताओ, तो वही लिखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट अपोजिट द फोर्स। लॉ ऑफ इनर्शिया, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, जो चीज Sir, it is the natural tendency of an object to remain in the state of motion. और रेस्ट हाँ. until unless no An external external force If is an applied। object is in rest, हाँ, it ये सही remains से in बताओ, एक rest. बार लिखे जरा। Sir, the natural tendency of an object. हाँ, ये सही है। The natural, सर एक और था ना कि अब वो बुक में जो न्यूटन ने बताया ना वो भी लिखना है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी चल जाएगा। हाँ, Object is to remain in state of motion, और ब्रैकेट में लिखो और रेस्ट, रिमेन है ठीक है? Until, एक्सटर्नल टू रिमेन का मतलब है मेंटेन भी कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा। Until unless, एक्सटर्नल ठीक है? External force is applied on it. ये चीज, अब बुक में जो लिखा है वो भी लिख लो। That is key. Body will remain at rest unless acted upon by unbalanced force. तो ये चीज है। An object remains in the state of rest or uniform motion in a state and unless compelled to change that state. ये दोनों में से जो सही लगे दोनों चल जाएंगे। An object remain in a state of rest or of uniform motion or of uniform motion in a straight line unless compelled to change। ऊपर वाला सिंपल लग रहा है,
that state by applied force. अब ये तो हो गया, मान लीजिए कह रहा है कि हम मूविंग बस अगर सडनली स्टॉप करें, इफ अ मूविंग बस suddenly stops, then our upper body due to inertia of motion, क्योंकि वो चल रही है ना, inertia भी कई तरीके का है सर मोशन रेस्ट और डायरेक्शन inertia of motion continue to move forward लेकिन जो हमारा लोअर पोर्शन है, while our lower half of body which is attached to bus, in contact to bus, comes to rest ड्यू टू फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट में आ जाता है. सो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऊपर की चीज चल रही है, जैसे ये पेन है और ये यहाँ पर है, तो अगर बस चल के रुक जाए तो ये तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाली चीज तो चलती रहेगी ना, उसे रोकने वाला कौन है? तो आगे नहीं गिर जाएगा. बस ये चल रही थी लेकिन ये रुक गया, लेकिन ये चलती रही. सो वी विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. When a bus at rest starts, then our upper body remains in rest. वो रेस्ट पे बनी रहेगी. वो कहेगी हम तो नहीं चलते, नीचे वाला कह रहा हम तो चल दिए, तुम ये बोलेगा हम नहीं चलेंगे, तुम जाओ तो जाओ, तो पीछे नहीं गिर जाएंगे. सो आवर अपर बॉडी रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. वाइल आवर जो लोअर बॉडी है वो क्या करेगी? सर पहले में इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा ना, हैं? सर बॉडी जैसे बस के साथ हम चल रहे हैं तो ये चलती जा रही है, तो इसके पास किस चीज का इनर्शिया है? मोशन का. और ये रुक गई तो ये फिर भी चलती गई, तो इसके पास किस चीज का इनर्शिया? मोशन का है कि रेस्ट का? मोशन. अब लेकिन जब शुरू में बस रेस्ट पर है तो इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. ये चल दी तो ये वहीं रुक गई, ये पीछे ही रुक गई. while our lower body in contact with bus moves ahead, so we fall in backward direction. समझ में आ गई बात? तो हम पीछे की ओर को जाते हैं, गिर जाते हैं. इसके आगे कल कराएं. सर साइड सर सो वी के बाद क्या? फॉल. So we fall in forward direction. Okay, ये तो चली गई दिव्या.